जय हिंद दोस्तों, आरडीजीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को सेल का 2 पार्ट आप लोगों को दे चुके हैं। यह आज का तीसरा पार्ट होगा। आप लोगों के लिए यह चैप्टर जो है, यह पार्ट आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। देखिए, यह सेल हुआ, ठीक है। आप लोगों को बताए थे कि हम लोग अभी क्या चीज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो कोशिका के बारे में। वो भी किसका कोशिका? तो जंतु कोशिका के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ये जंतु कोशिका का क्या है? ये आकृति है। जंतु कोशिका की आकृति कैसी होती है? तो वह गोल होती है। जंतु कोशिका की आकृति कैसी होती है? गोल होती है। और पादप कोशिका की आकृति कैसी होती है? तो वह चौकार होती है, ठीक है। यहाँ बताए हुए थे कि ये जंतु कोशिका है, इसके चारों तरफ इसको क्या बोलते हैं? एक झिल्ली होती है जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। और ये सभी क्या है? यह कोशिका के अंग है, ठीक है। आप लोग को बता चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, गोल्जी बॉडी का काम क्या है, वैक्यूल्स का काम क्या है, सेंट्रोसोम का काम क्या है और लाइसोसोम का काम क्या है। ये सभी के बारे में आप लोगों को हम बता चुके हैं। आज हम लोग बताने वाले हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम के बारे में और न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के बारे में तो पूरा नहीं बता पाएंगे। न्यूक्लियस के ऊपर आप लोगों को 2 पार्ट और मिलेगा, तब आप लोगों को पूरा पता चलेगा कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं उसका काम क्या क्या है, उसके अंदर भी क्या क्या चीज होती है, उस सब के बारे में आप लोगों को डिटेल पार्ट बाय पार्ट मिलते रहेगा। चलिए आज हम जानते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? नॉर्मली ये 2 काम करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 काम करता है, एक फैट बनाने का काम करता है और दूसरे का प्रोटीन बनाने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर से क्या होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह कोशिकाओं के कंकाल का भी काम करता है। कोशिका के अंदर यह कंकाल का काम करता है और इसको यह क्या करता है? सेल को फैला कर रखने का भी काम करता है। यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या करता है? यह कोशिका के कंकाल भी इसको कहा जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और यह कोशिका को क्या करता है? तो फैला कर रखने का काम करता है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 भाग होते हैं, एक स्मूथ वाले भाग होते हैं, दूसरे का रफ वाले भाग होते हैं। स्मूथ वाले भाग पर फैट और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और रफ वाले भाग पर बूंदा बूंदा टाइप के जो होते हैं उसको राइबोसोम कहते हैं। और राइबोसोम क्या करता है? तो राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करता है। यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आप 2 चीज जानिए। एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, एक स्मूथ वाले भाग होते हैं और एक रफ वाले भाग होते हैं। स्मूथ वाले भाग पर फैट और कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो स्मूथ वाले भाग है इस पर क्या क्या बनेगा? तो इसको बनेगा फैट और कार्बोहाइड्रेट। फैट का मतलब होता है वसा, ठीक है। और रफ वाले भाग में बूंदा बूंदा जो होते हैं राइबोसोम होते हैं, और राइबोसोम का काम क्या है? तो प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। इसलिए राइबोसोम प्रोटीन को बनाता है, इसलिए राइबोसोम को हम प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन के क्या कहते हैं? फैक्ट्री कहते हैं। लेकिन यहाँ पे राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। अब राइबोसोम के बारे में तभी जाने कि राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाने का काम करता है। और राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे जानेंगे कि राइबोसोम जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। एस का मतलब क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। आप जान रहे हैं यहाँ पे राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक 70S और दूसरे का 80S। आप लोग एग्जाम में पूछ देता है कि जंतु में कौन से राइबोसोम होते हैं, 70S होते हैं कि 80S होते हैं कि दोनों होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए 70S और 80S। 70S जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं और यूकैरियोटिक सेल के अंदर कौन होते हैं? 80S होते हैं। या प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो हमको दिखाई नहीं देती है, और यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो हम देख पाते हैं। तो आपको समझ में आ गया, जो भी चीज आपको दिखाई दे रहा है उसके अंदर कौन सी कोशिका होगी? उस कोशिका को क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक कोशिका। और जो हमको नहीं दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक के अंदर क्या क्या आएगा? तो जंतु और पादप दोनों आ जाएगा, क्योंकि जंतु को भी हम देख पाते हैं और पादप यानी पेड़ पौधों को भी हम देखते हैं। तो उसके अंदर की जो कोशिका होगी वो कौन से कोशिका में आएगी? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक में जिसको हम नहीं देख पाते हैं वो किसके अंतर्गत आता है? प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। देखिए ये 70S जो राइबोसोम होते हैं यह हल्का होते हैं, और 80S जो राइबोसोम होते हैं वो क्या होते हैं? भारी होते हैं। 2 चीज समझ में आया। राइबोसोम 2 प्रकार के, एक 70S और दूसरे का 80S। 70S जो होते हैं हल्का होते हैं और 80S जो होते हैं वो भारी होते हैं। 70S किसके अंतर्गत रहता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, और 80S किसके अंतर्गत रहता है? तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर। देखिए प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक, वो अविकसित होती है, अविकसित।
और यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है वो क्या होती है, तब विकसित होती है। जैसे मनुष्य जो है वो विकसित है कि नहीं है, विकसित है। पेड़ पौधा विकसित है कि नहीं है, विकसित है। तब समझ में आ गया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है। प्रोकैरियोटिक विकसित नहीं होता है, यूकैरियोटिक विकसित होता है। तब बताइए मनुष्य के अंदर या जानवर के अंदर या पेड़ पौधा के अंदर कौन से कोशिका होगी, प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक। इसको छोड़ करके आपसे जो भी पूछे उस सभी के अंदर क्या हो जाएंगे, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका होंगे। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए यार बता दें कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, तो हमको ऊर्जा देने का काम करता है। आंतरिक में क्या होती है, आंतरिक शोषण होती है, और आंतरिक शोषण से हमें क्या प्राप्त होती है, तो ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते ही नहीं है। जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होंगे तो क्या ऊर्जा मिल पाएगा, तो मिलेगा। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन जो राइबोसोम बनाने का काम करता है, राइबोसोम क्या करता है, तो प्रोटीन बनाने का काम करता है। वो प्रोटीन जो है ना, जब आपके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करता है तो प्रोटीन ही ऊर्जा देने का काम करता है। ये कोई जरूरत नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया ही केवल ऊर्जा दे। आपके अंदर जो प्रोटीन होती है वो भी कुछ मात्रा में क्या करती है, तो ऊर्जा देने का काम करती है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S होते हैं और दूसरे का 80S होते हैं। 70S जो होते हैं वो क्या होते हैं, हल्का होते हैं, और 80S जो राइबोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, तो भारी होते हैं। उसके बाद 70S जो होते हैं राइबोसोम किसके अंतर्गत होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर होते हैं, और 80S किसके अंदर होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर होते हैं। और 70S जो होते हैं अविकसित होते हैं, और 80S जो होते हैं वो विकसित होते हैं। यहाँ पे आपको बता दिए कि 70S के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, जिसके चलते आपको उसके अंदर जो होती है प्रोटीन वही ऊर्जा देने का काम करती है। यहाँ पे देखिए प्रोटीन का काम क्या क्या है। प्रोटीन का काम क्या होता है, तो प्रोटीन का काम होता है शरीर का वृद्धि कराना, विकास कराना। यानी आपके शरीर में अगर विकास नहीं हो रही है तो आपके अंदर प्रोटीन की कमी है। अगर आपका शरीर दुबला पतला है और मोटापा नहीं आ पा रही है, आपके शरीर के अंदर मोटा नहीं हो पा रहे हैं, तो किसकी कमी है, तो समझिए प्रोटीन की कमी है। ठीक है, और प्रोटीन किसके अंदर रहता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो भाग, स्पूथ वाले और दूसरे का रफ वाले भाग पर जो धब्बा टाइप के होते हैं, ठीक है, वही क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। तब प्रोटीन का आपको कार्य एक पता चल गया, शरीर के वृद्धि कराने में, और दूसरे का ओल्ड अवस्था में जो है ऊर्जा देने का काम करता है। किसी व्यक्ति को देखते होंगे कि बहुत ही मतलब 80, 85, 90 साल का हो जाने के बाद भी उसके अंदर बहुत ही ऊर्जा रहती है। यानी अपने शरीर को बहुत ही मेंटेन करके रखना रहता है आदमी, ठीक है। और प्रोटीन हमेशा वो लेते रहता है, और प्रोटीन को मेंटेन करके रखता है, जिसके चलते उसको ओल्ड अवस्था में भी क्या होती है, तो उसको ऊर्जा मिलती है। और यह ऊर्जा भी देने का कार्य करता है। आपको बता दें कि जब माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करे तो प्रोटीन जो है वो हम ऊर्जा देने का काम करती है। ऐसे बात नहीं है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा दे रही है तो क्या प्रोटीन ऊर्जा नहीं देगी, तो देगी। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन से कोशिका होती है, ओवरऑल भी पूछ दे कि कौन से कोशिका होती है जो मूविंग वाले होती है। कौन से कोशिका मूविंग वाले हैं, चलती कौन सी कोशिका है, तो दो कोशिका सीलिया और फ्लैजेला। ये क्वेश्चन पूछेगा आपके निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, कोशिका मूविंग वाले हैं, तो सीलिया और फ्लैजेला। ये दोनों में से बड़ा कौन होता है, तो फ्लैजेला बड़ा होता है, किससे, तो सीलिया से। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए कि मानव पुरुष के तुलना में स्त्री में फैट की मात्रा ज्यादा होती है। फैट की मात्रा क्या होती है, स्त्री में ज्यादा होती है, लगभग 20 से 25% ज्यादा होती है। किससे, तो तुम्हारा मेल के तुलना से फीमेल में, यानी फीमेल में 20 से 25% ज्यादा होती है फैट की मात्रा। चलिए इसके बारे में आप लोगों को समझ में आ गया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। और हम लोग जानते हैं केंद्रक के बारे में कि केंद्रक क्या होता है। आप जो पढ़े हुए हैं, जो कोशिका के अंतर्गत बहुत सारे अंग को पढ़े हैं, सब अंग को पढ़ लिए, लगभग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लिए कि आंतरिक ऊर्जा देने का काम करता है, वैक्यूल्स के बारे में पढ़ लिए कि वो पानी को स्टोर करके रखने का काम करता है, गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ लिए कि वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है, और सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ लिए कि ये सेल डिवीजन कराने का काम करता है, यानी कोशिका के विभाजन, जहां पे कोशिका मरी हुई रहती है वहां पे बनाने का काम करता है। लाइसोसोम को भी बारे में आपको पढ़ लिए, वो सफाई का काम करता है, और लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली भी कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, तो फैट और आपका प्रोटीन बनाने का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आंतरिक कंकाल भी कहते हैं कोशिका का, और यह कोशिका को फैला कर रखने का काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
और उसके बाद राइबोसोम के बारे में पढ़ लिए। राइबोसोम क्या करता है, तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री करते हैं और ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। प्रोटीन के बारे में पढ़ लिए कि प्रोटीन का काम क्या होता है, शरीर के वृद्धि करने में काम आता है और ओल्ड अवस्था में भी ये ऊर्जा देने के काम आती है। कौन, तो प्रोटीन। उसके बाद 20% ज्यादा होती है आपका फीमेल में क्या चीज का, फैट। और दो ऐसे कोशिका होती है जो क्या होती है, मूविंग वाली होती है, सीलिया और फ्लैजेला, जिसमें से फ्लैजेला क्या होते हैं, बड़े होते हैं, किससे, सीलिया से। तो बारे इतना चीज के बारे में आप लोग जान गए। और यह क्या हो गया, कोशिका का आकृति, इसके अंदर ये क्या भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है, यानी कोशिका के अंदर जो द्रव भरे हुए रहते हैं उसे कहते हैं कोशिका द्रव। या कोशिका के अंदर द्रव काहे के लिए भरा, ताकि यह जो अंग है ये आपस में एक दूसरे से नहीं टकराए, इसीलिए ये द्रव को क्या की जाती है, इसमें भर दी जाती है। ये अलग से नहीं भरेंगे हम लोग, ठीक है, यह पहले से ही इसमें भरा हुआ रहता है। अब देखिए, और न्यूक्लियस के अंदर भी इसमें बहुत सारे अंग है, इसमें भी डीएनए है, आरएनए है, जीन है, सब इसी के अंदर आएगा, वो आपस में नहीं टकराए, जिसके लिए इसके अंदर भी एक द्रव भर दिया गया है जिसको हम कहते हैं केंद्रक द्रव। कोशिका के अंदर जो द्रव होती है उसे कोशिका द्रव, केंद्रक के अंदर जो द्रव होती है उसे केंद्रक द्रव, और दोनों को द्रव को जब मिला देते हैं तो उसे कहते हैं जीव द्रव। चलिए इतना चीज के बारे में पढ़ ली। अब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। न्यूक्लियस की जो 90% भाग होती है उसमें प्रोटीन होती है और 10% भाग में डीएनए, आरएनए, जीन वगैरह वगैरह सब आप लोग इत्यादि मिलेगा। और देखिए, केंद्रक जो होता है मेन कंट्रोलर का काम करता है। मेन भूमिका अगर आपके सेल के अंदर किसी का है तो वह है न्यूक्लियस का। अगर आपके शरीर में कहीं भी कोशिका मरी हुई है, उस कोशिका को बनाना है तो सेंट्रोसोम जाएगा बनाने के लिए, लेकिन सेंट्रोसोम को ऑर्डर कौन देगा बनाने के लिए, तो न्यूक्लियस देता है। अगर आपके शरीर में कहीं कट गया है, वहां पे मरी हुई कोशिका है, अगर उसका सफाई करना है तो उसका सफाई करने का कौन करता है, तो लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को कौन ऑर्डर देगा सफाई करने का, तो यह केंद्रक देगा। अगर आपके अंदर एनर्जी की, एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है और गलती बड़ी जानते कि एनर्जी क्या करता है, स्टोर करके रखे रहता है, तो उसको कौन ऑर्डर देगा, तो न्यूक्लियस देगा। यानी कि इसको कह सकते हैं कि मेन कंट्रोलर का काम, ऑर्डर देने का काम, मेन भूमिका किसकी रहती है कोशिका के अंदर, केंद्रक की यानी न्यूक्लियस की रहती है। अगर एक न्यूक्लियस अगर इधर उधर डाइवर्ट अपने आप को कर ले तो सही से काम कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। चलिए इतना चीज के बारे में आप लोग जान गए, यानी कि जंतु कोशिका के सभी लगभग अंगों को हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे आपको पादप कोशिका के कुछ अंग के बारे में। सबसे बड़ी जो कोशिका के अंग होते हैं वह होते हैं लवक। इसके बारे में हम लोग डिटेल जानने का कोशिश करेंगे। और यहाँ पे एक चीज और जान जाइए कि राइबोसोम जो होती है, राइबोसोम यह जंतु कोशिका की सबसे छोटी अंग होती है, याद रखिएगा। सबसे छोटी अंग कौन होती है, तो राइबोसोम होती है। चलिए हम लोग पादप कोशिका के कुछ अंगों के बारे में जानते हैं और उसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे कि वह क्या होता है। चलिए आप लोग बताते हैं लवक के बारे में। सबसे पहले लवक क्या होता है, तो यह पादप कोशिका के सबसे बड़ा अंग होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के, जंतु कोशिका के अंदर का अंग है, उसी तरह पादप कोशिका का भी अंग कौन होता है, लवक होता है। और भी अंग सारे हैं, ठीक है, तो और उस चीज के बारे में जानते हैं, लेकिन लवक के बारे में भी नहीं जाने हैं। उसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, उसके अंदर भी गोल्जी बॉडी होती है। तो सब चीजों के बारे में तो नॉर्मली हम तो जान ही गए हैं। अभी एक चीज के बारे में नहीं जाने हैं, वो है लवक। तो लवक क्या है, पादप कोशिका के सबसे बड़ा अंग है। ये लवक कितने प्रकार के होते हैं, तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक, वो अवर्णित लवक और वर्णित लवक। सबसे पहले हम जानेंगे हरित लवक के बारे में। आप लोगों को बोर्ड पर सब लिखा हुआ है, तो पहले समझने की कोशिश कीजिए, बाद में आप लोग उतार लीजिएगा। हरित लवक क्या होता है, तो ये जो लवक होते हैं, लवक का यह प्रकार होते हैं। हरित लवक वाले भाग हरा होते हैं। हरा किसके कारण होते हैं, तो क्लोरोफिल के कारण। यानी इससे पता चला कि हरित लवक के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जिसके कारण पत्ती का रंग और तना का रंग क्या होता है, हरा होता है। इससे एक चीज और आप लोगों को पता चला कि जो हरित लवक होते हैं वो पेड़ पौधे के किस भाग में रहते हैं, तब पत्ता वाले भाग में और तना वाले भाग में। क्योंकि तना जो होते हैं, ऊपर का जो छाल होते हैं, उसको उतारिएगा तो वो भी हरा कलर का दिखाई देता है। तो आपको समझ में आ गया कि पेड़ पौधा के जिस भाग में भी अगर हरा कलर दिखाई दे, हरा किसके कारण दिखाई देता है,
तो क्लोरोफिल के कारण, यानी वो कहाँ पे है, तो हरित लवक के अंदर। यहाँ पे आप लोगों को सब पता चल गया कि हरित लवक कहाँ रहता है, तना और पत्ती में। हरित लवक के अंदर कौन रहता है, तो क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, तो पत्ती का रंग और तना का रंग क्या होता है, हरा होता है। और जानते हैं कि हरित लवक करता क्या है, तो हरित लवक का काम है भोजन का निर्माण करना। पेड़ पौधा को भाई आगे बढ़ने के लिए, वो विकसित होने के लिए भोजन तो करेगा। जैसे हम लोग खाना खाते हैं किस लिए, अपने आप को विकसित कराने के लिए, ठीक है। उसी तरह पेड़ पौधा भी भोजन बनाता है जीवित रहने के लिए। हम लोग खाना किस लिए खाते हैं, जीवित रहने के लिए। उसी तरह पेड़ पौधा को भी जीवित रहने के लिए उसको भी भोजन की जरूरत होती है। तो भोजन उसके अंदर कौन बनाता है, तो हरित लवक ही बनाता है। यानी कि जो हरा वाले भाग होते हैं हरित लवक, वही किसका निर्माण करता है, तो भोजन का निर्माण करता है। और ये भोजन का निर्माण कैसे कैसे होता है, तो इसका आगे आप लोगों को एक और पार्ट मिलेगा, तो उसमें आप लोगों को जानकारी अच्छा तरह से देंगे। ये तो कोशिका है, तो कोशिका में आप लोग पेड़ पौधा का भोजन के बारे में नहीं बताएंगे, बस इतना आप लोग को कोशिका के अंग के बारे में बताएंगे। जब पादप कोशिका जब शुरू करेंगे उस समय आप लोग को पूरा बताएंगे कि पौधे जो है किस तरह वो अपना भोजन का निर्माण करता है, कैसे उससे हम जो है ऑक्सीजन लेते हैं और हम अपना कार्बन डाइऑक्साइड उसको देते हैं। इसके बारे में हम लोग बात जानने की कोशिश करेंगे, तभी जानेंगे कि हरित लवक का काम क्या है, तो भोजन का निर्माण करना। यहाँ पे लिखा हुआ है हरित लवक, यानी कि हरित लवक जो होते हैं हरा वाला भाग होते हैं। हरित लवक के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, जिसके कारण पत्ती का रंग और तना का रंग हरा होता है। यह कहाँ होता है, तो पत्ती और तना में होता है। यह किसका काम करता है, तो भोजन का निर्माण करता है। अब देखिए, और दूसरे का जानते हैं ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णित लवक। इसका काम क्या है, तो यह भोजन को स्टोर करके रखता है। जैसे हम लोग पैसा को स्टोर करके रखते हैं, किस लिए, फ्यूचर के लिए, कि मान लेते हैं कि कभी कोई सडनली कोई अचानक कोई घटना घट जाए, तो उस समय पैसा कहाँ पे जाएंगे खोजने, जिसके लिए हम लोग सेविंग करके रखते हैं पैसा को। उसी तरह इसके अंदर भी है, पेड़ पौधा के अंदर भी वैसे ही हाल है। ये जो अवर्णित लवक है यह भोजन को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। जब भोजन नहीं बन पाता है, जब एक्स्ट्रा भोजन की जब जरूरत होती है पेड़ पौधों को, तो उस समय अवर्णित लवक भोजन को क्या करता है, देने का काम करता है। यह कहाँ स्टोर रहती है, तो जड़ों में, नहीं तो फलों में। जैसे हम लोग जानते हैं कि रात के समय पेड़ पौधा भोजन का निर्माण नहीं करता है, यानी कि भोजन का निर्माण करने के लिए पेड़ पौधा को क्या चाहिए, तो सूरज का प्रकाश चाहिए। रात में सूरज का प्रकाश नहीं निकल पाता है, जिसके कारण पेड़ पौधा भोजन नहीं बना पाता है। अब एक बात बताइए, दिन में जो है भोजन बना रहा है, तो दिन में भोजन उसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन रात में भोजन नहीं बनाएगा तो फिर भोजन करेगा कैसे, तो जीवित रहेगा कैसे। तो यही जो है अवर्णित लवक, यह भोजन को क्या करता है, स्टोर कर लेता है। और भोजन जब जरूरत पड़ती है तभी क्या करता है, भोजन देने का काम करता है। तो समझ में आ गया कि अवर्णित लवक क्या काम है, तो भोजन का स्टोर करके रखने का काम है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो जड़ और फलों में पाया जाता है। और देखिए वर्णित लवक ये रंग प्रदान करने का काम करता है। जैसे फल जो होते हैं, हम जो पेड़ पौधे के ऊपर जो हम लोग देखते हैं कि फल का रंग पीला, लाल, हरा, यह सब कौन कराता है, तो यह वर्णित लवक। वर्णित लवक के कारण ही फलों का रंग प्रदान होता है। अगर यह काम नहीं करे तो फल का रंग आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। फल का रंग पीला, हरा, जो देखते हैं कि आम जो होते हैं वो क्या होता है, पहले हरा होते हैं, हरा से क्या हो जाते हैं, तो पीला हो जाते हैं। ये किसके कारण, तो वर्णित लवक के कारण। जैसे केला होता है, तो केला जो है पहले हरा होता है, बाद में क्या होता है, पक जाने के बाद पीला हो जाता है। उसके बाद जैसे टमाटर और मिर्च, ये क्या होते हैं, हरा होते हैं, बाद में क्या होते हैं, लाल हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि वर्णित लवक का काम क्या है, रंग प्रदान करना। ठीक है, जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि टमाटर और मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है, तो लाइकोपेन के कारण। लाइकोपेन के कारण टमाटर और मिर्च का लाल रंग होता है। और दूसरा लिखा है गाजर का पीला रंग किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। और चुकंदर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो बीटानून के कारण होता है। और फलों का पीला रंग किसके कारण होता है, तो जेंथोफिल के कारण होता है। समझ गए। और देखिए यहाँ पे एक शब्द है मेलानिन। यह तो फलों के अंदर हो गया रंग प्रदान करना, और मनुष्यों का रंग कौन प्रदान करता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वह होता है मेलानिन। मेलानिन क्या होता है, इस सब सिंपल भाषा में समझिए। मेलानिन से एक शब्द समझने के लिए बता रहे हैं, मैल, यानी कि जिसके अंदर मेलानिन ज्यादा होगा, यानी कि जिसके अंदर मैल ज्यादा होगा। मैल ज्यादा है मतलब कि वो क्या दिखेगा,
धुंधला दिखाई देगा वो, यानी काला दिखाई देगा। और जिसके अंदर मैल कम होगा वो क्या दिखाई देगा, गोरा दिखाई देगा। यानी यहाँ से 2 पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि मेलानिन की मात्रा जिसमें कम रहेगा वह गोरा, और मेलानिन की मात्रा जिसमें ज्यादा रहेगा वह काला। देखिए ये बहुत ही खतरनाक होता है, जिसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि जिसमें मेलानिन कम है वो गोरा दिखाई देगा, तो खुश होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके अंदर मेलानिन कम होती है वो गोरा तो दिखाई देता है। और हम जानते हैं कि जो पराबैंगनी किरण होती है, सूर्य से 2 तरह की किरणें आती है, एक पराबैंगनी किरण और दूसरा अवरक्त किरण। सूरज से कितने तरह की किरण आती है, 2 तरह की, एक पराबैंगनी और दूसरे का अवरक्त। अवरक्त किरण सीधे पृथ्वी पर आ जाती है, जिससे गर्मी का महसूस हम लोग कर पाते हैं। अवरक्त किरण क्या करती है, तो गर्मी पैदा करती है। और पराबैंगनी किरण क्या करती है, तो त्वचा कैंसर कराती है, त्वचा कैंसर कराने में उसका पूरी भूमिका रहती है। तो पराबैंगनी किरण नीचे ना आ पाए, जिसके ऊपर एक लेयर लगा हुआ है, जिस लेयर को कहते हैं ओजोन लेयर, यानी ओजोन परत। वो ओजोन परत जो है ना पराबैंगनी किरण को नहीं आने देती है। यह पराबैंगनी किरण जो होती है जिसमें मेलानिन की मात्रा कम होती है, उसको अटैक उसके ऊपर ज्यादा करती है। तो आपको समझ में आ गया कि मेलानिन से फायदा क्या है और घाटा क्या है। तो जिसके अंदर मेलानिन कम, उसको कौन अटैक ज्यादा करेगा, तो पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण से क्या होता है, तो त्वचा कैंसर होता है। चलिए दोस्तों, आज हम इतना ही रख देते हैं, फिर अगला पार्ट के साथ आप लोगों को फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, आप लोग इसको अच्छा तरह से उतार लीजिए और इसका एक कॉपी बनाते चलिए। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आए तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमको और मोटिवेट मिले, आदमी को मोटिवेशन मिले, और भी एनर्जी के साथ हम और भी वीडियो बनाने की कोशिश करें।